11. This is your first class of accounts, and in this first class of accounts, we will learn about the basic concept of accountancy, that is theory portion. In this first class, we will learn about different technical terms. So, we will learn today technical terms of accounts. Technical term of accounts. In class 11, you people have chosen commerce stream as your subject. कॉमर्स में हमारा तीन मेन सब्जेक्ट होता है, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स. एंड टुडे वी विल लर्न अबाउट अकाउंटेंसी. अकाउंटेंसी को शॉर्ट फॉर्म में अकाउंट्स बोला जाता है. अकाउंट्स को समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंट्स, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग. First, we need to understand the meaning of bookkeeping. क्योंकि आप लोगों का वेस्ट बंगाल में क्लास 9 या 10 में बहुत सारे स्कूल्स में बुक कीपिंग चलता है. तो अकाउंटेंसी या अकाउंट्स को समझने के लिए बुक कीपिंग को समझना बहुत ज़रूरी है कि बुक कीपिंग क्या होता है. इट्स नेम, देखो ये नाम जो है बुक और कीपिंग, ये नाम अपने आप में इसके मीनिंग को इंडिकेट करता है. जिस चीज़ में कुछ रख के रखे, कीपिंग मतलब कुछ रख के रखना, बुक मतलब किताब. जिस चीज़ में हम लोग कुछ कीप करके, कुछ रिकॉर्ड करके रखते हैं, उसको बोलते हैं बुक कीपिंग. दैट मीन्स अकाउंटेंसी मतलब इट्स रिलेटेड टू बिजनेस. बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे, मतलब जितना भी सामान खरीदना, सामान बेचना, वो सारा ट्रांजैक्शन हम एक जगह रिकॉर्ड करके रखेंगे. उस रिकॉर्डिंग जिस जगह रख के रखेंगे उसको बोलते हैं बुक कीपिंग. मतलब बिजनेस, आज के टाइम में बिजनेस में बहुत सारा ट्रांजैक्शन होता है. ट्रांजैक्शन का मतलब सामान को खरीदना, बेचना, इसको पेमेंट करना, उससे पैसा रिसीव करना, ये सारी चीज़ें बिजनेस में होती है. वो सारी चीज़ें, वो सारी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में होती है, जिसको, इस चीज़ को रिकॉर्ड करके रखेंगे, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ सिंगल पर्सन टू रिमेंबर ऑल द थिंग. सारी चीज़ों को याद करके रखना पॉसिबल नहीं है, तो वो हर एक जगह रिकॉर्ड करके रखता है. जिस जगह रिकॉर्ड करके रखता है, दैट बुक इज नोन एज बुक कीपिंग. राइट डाउन द डेफिनेशन. इट इज द प्रोसेस, it is the process of it is the process of recording it is the process of recording all your business transaction. Write down with me. It is the process of recording all your business transaction to produce a set of accounting records. Underline business transaction and set of accounting records. This too is important term in the definition of bookkeeping. This too term is important in the definition of bookkeeping. Write down. What is the meaning of transaction? Transaction का मतलब होता है, write down. Next word is, I will explain one by one. तो आप अगर एक जगह लिख के रखोगे तो आपको ही सुविधा होगा. Transaction means exchange of goods and services. Exchange of goods and services in business is known as transaction. Exchange of goods and services in business is known as transaction. Transaction का मतलब बिजनेस अगर करने बैठे हैं, बिकॉज अकाउंटेंसी इज ऑल अबाउट बिजनेस. तो बिजनेस में अगर हम लोग कुछ भी करने, बिजनेस स्टार्ट किए हैं, तो उसमें एक सामान खरीदेंगे, सामान बेचेंगे. तो सामान खरीदना, बेचना, सर्विस प्रोवाइड करना, सर्विस लेना,
इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। तो बुक कीपिंग एक ऐसा प्रोसेस है रिकॉर्डिंग का जिसमें सारा बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, जिससे हमारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड पता चले, जिससे हमारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड पता चले। अकाउंटिंग रिकॉर्ड क्या होता है? व्हाट इज अकाउंटिंग रिकॉर्ड? राइट डाउन। अकाउंटिंग, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, first write down, then I will explain. First write down, then I will explain. It is the process, it is the process of collecting, it is the process of collecting, recording, classifying, summarizing, and communicating financial information, financial information to the users for judgment and decision making, for the judgment and decision making. सो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है, प्रोसेस किस चीज का? कलेक्टिंग, कलेक्ट करने का, रिकॉर्ड करने का, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग, ये प्रोसेस होता है। कलेक्ट करने का, रिकॉर्ड करने का, क्लासिफाई करने का, समराइजिंग मतलब ब्रीफ, क्योंकि ट्रांजैक्शन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। बिजनेस में सिर्फ सामान खरीदना, सिर्फ सामान बेचना ही नहीं होता है, उसको एनालाइज करना कि मैंने कितना सामान बेचा और उससे कितना प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट मेरे बिजनेस के लिए काफ़ी है या नहीं, मेरा लॉस अगर हुआ है तो क्यों हुआ है, उसको बोलते हैं क्लासीफाइंग, मतलब डिफरेंट डिफरेंट नेचर में क्लासीफाई करना। समराइजिंग मतलब उसको ब्रीफ, मतलब समरी देना कि आप अपने बिजनेस में जो भी काम कर रहे हो उसका समराइजिंग क्या है, दैट मीन्स वो क्यों ज़रूरी है। एंड कम्युनिकेटिंग मतलब बातचीत। बिजनेस में अगर आप अपने कंज्यूमर, आप अपने कस्टमर से बात नहीं करोगे तब तक आपका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेट योर रिकॉर्डिंग, योर कम्युनिकेट योर पोजीशन विद योर कस्टमर, जिससे उनको पता चले कि आपके बिजनेस में क्या हो रहा है। अपने इन्वेस्टर्स को, जो आपके बिजनेस में पैसा लगाते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अंडरलाइन या सर्कल करो, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल मीन्स रिलेटेड टू मनी, फाइनेंशियल मीन्स रिलेटेड टू मनी, मनी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होता है आपके यूजर्स को बताओ। यूजर्स कौन होंगे हमारे? यूजर्स होंगे हमारे कस्टमर्स, हमारे इन्वेस्टर्स, इनको आप बताओ, जिससे फॉर जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, जिससे वो जज कुछ डिसीजन ले पाए, जज कर पाए आपके बिजनेस को कि आपका बिजनेस अच्छा है या खराब है। आपके इन्वेस्टर्स जो पैसा लगाते हैं बिजनेस में, वो पैसा लगाना चाहिए उनको या नहीं लगाना चाहिए। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, मतलब जो भी चीज आप, जिस प्रोसेस से हम लोग, जो प्रोसेस हम लोग अकाउंटेंसी में कोई भी चीज रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज नोन एज अकाउंटिंग। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट term is capital, the very 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 important word, capital. That means बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो पैसा रिक्वायरमेंट होता है, जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है, उस चीज़ को बोलते हैं कैपिटल। अगर सपोज मुझे एक ट्यूशन सेंटर स्टार्ट करना है, तो अगर मैं ट्यूशन सेंटर स्टार्ट करने के लिए मेरे को 1 लाख रुपीज़ चाहिए, 1 लाख, एंड कुछ फर्नीचर्स चाहिए, वाइट बोर्ड चाहिए, मार्कर चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो एक ट्यूशन सेंटर का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मेरे को 1 लाख कैपिटल प्लस फर्नीचर, वाइट बोर्ड, ये सब चाहिए। तो वो सारी चीज़ें मेरा कैपिटल कहलाएगा। दैट मीन्स एक ओनर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जितना भी पैसा और चीज़ें इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, वो चीज़ कैपिटल हो जाता है। राइट डाउन, द मनी
the money required to start the business, the money required to start the business is known as capital, is known as capital. The money required to start the business is known as capital. Suppose ओनर, ओनर को क्या बोल सकते हैं? ओनर का दूसरा नाम होता है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया, और एक चीज याद रखना आज के बाद से, बिजनेसमैन एंड बिजनेस दो अलग अलग लोग हैं। अगर मैं कोई भी बिजनेस स्टार्ट करूंगी, अगर मैं अपना ट्यूशन सेंटर ओपन करूंगी या मैं कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगी, तो बिजनेस वुमेन मैं अपना तो एक अलग होंगी, एक नेचुरल पर्सन, बट बिजनेस भी एक पर्सन होगा जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। तो दो अलग अलग लोग होंगे ये। इसको भी एक इंडिविजुअल, एक इंसान के जैसे ट्रीट किया जाएगा। कैसा इंसान? आर्टिफिशियल इंसान के जैसा इसको ट्रीट किया जाएगा। एग्जाम्पल, मुकेश अंबानी, नाम तो सुना ही होगा। मुकेश अंबानी किसके ओनर है? रिलायंस कंपनी के ओनर है। बट मुकेश अंबानी रिलायंस कंपनी के ओनर है, बट रिलायंस अपना बिजनेस इंडिविजुअल है, उसका अपना सब कुछ अलग है। मुकेश अंबानी को भी रिलायंस कंपनी से सैलरी मिलता है। That means Mukesh Ambani and Reliance are the two separate legal entity. Write down. Two separate legal entity. अगर रिलायंस कंपनी कुछ गलती करती है तो रिलायंस कंपनी पहले बंद होगी, मुकेश अंबानी नहीं कुछ होगा। मुकेश अंबानी को सबसे पहले रिलायंस कंपनी बंद होगी, बिकॉज रिलायंस अपना एक अलग इंडिविजुअल है। इज दैट क्लियर? तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ओनर या बिजनेसमैन जो भी पैसा लगाता है उसको बोलते हैं कैपिटल। सपोज अगर मैंने 50,000 रुपीज लगाया है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, दैट 50,000 इज नोन एज माई कैपिटल। दैट 50,000 इज माई कैपिटल। ये टर्म को याद रखेंगे। नेक्स्ट टर्म, that is drawing. That is drawing. अगर मैं क्लास 10 तक आप लोगों को, अगर मैं ड्राइंग वर्ड का मतलब पूछूंगी क्लास 11 के बच्चों से, तो उनको लगेगा जो पेंटिंग करते हैं, जो आर्ट करते हैं वो होता है। बट इन अकाउंट्स ड्राइंग हैज अ सेपरेट मीनिंग। ड्राइंग का अपना अलग मतलब होता है। ड्राइंग का मतलब, अगर एक ओनर अपने बिजनेस से कुछ भी विड्रॉ करता है, अगर एक ओनर बिजनेस से, जैसे अभी मैंने बताया कि दो अलग अलग लोग होते हैं, तो अगर ओनर बिजनेस से कुछ भी विड्रॉ करेगा, बिजनेस से कुछ भी विड्रॉ करेगा, तो उस टर्म को बोलते हैं ड्राइंग। अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने पर्सनल काम के लिए। सपोज मेरा खुद का ट्यूशन सेंटर है, तो उस ट्यूशन सेंटर में से अगर मैं 500 रुपीज अगर निकाल रही हूँ, 500 रुपीज विड्रॉ कर रही हूँ टू पे माई सेंटर्स रेंट। अगर मैं 500 रुपीज अपने ट्यूशन सेंटर के कैश ड्रॉवर से निकाल रही हूँ अपने सेंटर के रेंट को पे करने के लिए, दिस इज नॉट ड्राइंग, क्योंकि मैं सेंटर मतलब ऑफिस, बिजनेस का ही रेंट पे कर रही हूँ, बिजनेस का ही सेंटर है, बिजनेस का ही मैं रेंट पे कर रही हूँ, तो ये 500 ड्राइंग नहीं होगा। बट मैं अगर 200 रुपीज अगर मूवी जाने के लिए विड्रॉ कर रही हूँ, तो ये 200 रुपीज मेरा पर्सनल खर्चा है, ये बिजनेस बियर नहीं करेगा। ये 200 रुपीज मैं मूवी के लिए अगर विड्रॉ करूंगी, ये 200 रुपीज मेरा ड्राइंग हो जाएगा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। Exact clear? That means ओनर बिजनेस से कुछ भी विड्रॉ करेगा अपने पर्सनल काम के लिए, याद रखना है पर्सनल वर्ड,
अपने पर्सनल काम के लिए कुछ भी विड्रॉ करेगा तो वो टर्म हो जाएगा ड्रॉइंग। इज दैट क्लियर? आइए डेफिनेशन लिख लेते हैं। एनीथिंग, राइट डाउन, एनीथिंग दैट एन ओनर withdraw from anything that an owner withdraw from business for his or her personal use is known as drawing. The most important word is personal use. Most important word is personal use. और anything में कुछ भी विड्रॉ करे, चाहे वो सामान विड्रॉ करे चाहे वो कैश विड्रॉ करे। बिजनेस में सामान को, अकाउंटेंसी में सामान को बोलते हैं गुड्स। बिजनेस में या अकाउंटेंसी में सामान को गुड्स बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड, एसेट्स। एसेट्स पहले लिख लेते हैं डेफिनेशन, देन आई विल एक्सप्लेन। राइट डाउन। एसेट्स आर दी properties of business which give benefit more than 1 year. First write down, then I will explain. So assets क्या होता है? Underline the most important word, properties. Assets means properties of the business. मतलब बिजनेस का कोई भी प्रॉपर्टीज होगा वो एसेट्स कहलाएगा। अगर मैं हाउस होल्ड, अगर मैं बोलूं आपके घर में क्या क्या एसेट है, आपके घर में क्या क्या एसेट है, तो आपके घर में टीवी होगा, आपके घर में फैन होगा, आपके घर में एसी होगा। तो दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ एसेट्स जिसका बेनिफिट आपको 1 साल से ज़्यादा का मिलता है। आप टीवी खरीदोगे तो हर साल तो टीवी नहीं खरीदते हैं, फैन खरीदोगे तो आप हर साल तो फैन नहीं खरीदते हो, एसी खरीदोगे तो आप हर साल तो एसी नहीं खरीदते हो। तो टीवी खरीदे 5 साल का छुट्टी, फैन खरीदे 5 साल का छुट्टी, एसी खरीदे 5 से 6 साल का छुट्टी। मतलब जो चीज आपको 1 साल से ज्यादा का बेनिफिट दे उसको एसेट्स बोलते हैं। बट वही बिजनेस में, बिजनेस में क्या होगा, बिजनेस में क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकते हैं? बिजनेस में भी एसी होते हैं, बिजनेस में फर्नीचर होते हैं, होता है ना चेयर टेबल अच्छा वाला, फर्नीचर होंगे, मशीनरी होगा क्योंकि जिससे आप प्रोडक्शन होता है, सामान बनता है, तो मशीनरी होंगे बड़े बड़े। और एक होता है प्लांट, एक वर्ड सुनना, प्लांट। प्लांट का मीन्स पौधा नहीं होता है। क्लास 10 तक अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि प्लांट मीन्स पेड़ या पौधा होता है, बट इन अकाउंटेंसी प्लांट मीन्स ह्यूज मशीन्स। बड़े बड़े मशीन्स को प्लांट बोलते हैं जिससे बड़ा बड़ा प्रोडक्शन होता है। जहाँ पे सामान प्रोड्यूस्ड होते हैं तो वहाँ पे बड़ा बड़ा मशीन्स होता है जिससे सामान प्रोड्यूस किया जाता है, उसको प्लांट बोलते हैं। तो मैम मशीनरी क्या है? मशीनरी तो अगर मैं बोलूँ एक छोटा सा मशीन, जैसे एक स्विंग मशीन, एक स्विंग मशीन भी एक मशीन ही होता है। स्विंग मशीन जो कपड़ा सिलने वाला मशीन, तो वो भी एक मशीनरी है। इज दैट क्लियर? तो छोटा मोटा मशीन भी एसेट होता है। प्लांट मीन्स ह्यूज मशीन, प्लांट का मतलब पौधा नहीं। क्लियर? लाइबिलिटीज, नेक्स्ट वर्ड इज लाइबिलिटीज। एसेट्स का सीधा अपोजिट होता है लाइबिलिटीज। एसेट्स का सीधा अपोजिट होता है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब होता है, यहाँ पे पहले लिख लो, रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी हिंदी में क्या बोलते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी को? फर्ज। मतलब बिजनेस का कुछ कुछ फर्ज होता है। क्या फर्ज होता है? पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन। राइट डाउन। लाइबिलिटीज आर
obligations, or debt that a business has to pay after some time in the future. Liabilities are the obligations or debt that a business has to pay after some time in the future. Copy it. ओके, लाइबिलिटीज का मैंने जैसे मतलब बताया रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशंस और डेप्ट मतलब एक ऐसा, डेप्ट मतलब होता है कर्ज। अगर बिजनेस मैंने किसी से उधार लेकर बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरा ये फर्ज बन जाता है कि मेरे को उस पर्सन को पैसा पे करना है। तो किसी से आप अगर उधार लेते हो या कोई आपको लोन देता है, अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट किए हो विद लोन अमाउंट, तो वो लोन आपका हो जाएगा रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपका वो लोन हो जाएगा रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो लोन आर इज द एग्जाम्पल ऑफ लाइबिलिटी। मतलब आपने अपना बिजनेस अगर लोन लेकर स्टार्ट किया है तो वो लोन आज नहीं तो कल आपको चुकाना पड़ेगा, तो वो कर्ज है जिसको आपको पे करना है कुछ टाइम के बाद फ्यूचर में। तो एसेट्स जहां प्रॉपर्टीज होता है बिजनेस का, लाइबिलिटीज उसका उल्टा होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट वर्ड दैट इज डेटर, very very important. These are the terms are very important. अगर ये सब टर्म के बारे में आपको पता नहीं होगा तब तक आप अकाउंट्स नहीं कर सकते हो। तो दिस टर्म आर वेरी इंपॉर्टेंट। डेटर, फर्स्ट राइट डाउन देन आई विल एक्सप्लेन। डेटर आर द person to whom, debtor are the person to whom business has sold goods and services on credit, and amount has not received yet. डेटर आर, इसको डेटर बोलते हैं, स्पेलिंग में देखो DEBTOR, बट बी इज साइलेंट इन दिस, सो वी प्रोनाउंस इट एज डेटर, बी साइलेंट होगा, डेप्टर नहीं। बहुत लोग पढ़ते हैं इसको डेप्टर, बट डोंट प्रोनाउंस इट एज डेप्टर, डेटर। तो डेटर आर द पर्सन टू whom business has sold goods and services on credit and amount has not received yet. Copy it. The most important word मतलब डेटर मतलब एक ऐसा पर्सन जिसको बिजनेस सामान बेचता है, हैज सोल्ड गुड्स। सपोज अगर मैं बिजनेस करने बैठी हूँ, अगर कोई भी पर्सन बिजनेस करेगा तो ऑब्वियस सा बात है दो चीज करेगा, सामान खरीदेगा और बेचेगा। तो बिजनेस जिस पर्सन को, मतलब ऑब्वियसली जिस पर्सन को सामान बेचता है उधार पर, ऑन क्रेडिट, बिजनेस जिस पर्सन को सामान बेचता है उधार पर, ये पर्सन कहलाता है डेटर। दिस पर्सन इज नोन एज डेटर। इज दैट क्लियर? क्योंकि बिजनेस ओनर नहीं बेच रहा है, बिजनेस बेच रहा है। एज आई सेड इन दी प्रीवियस, एज आई सेड अर्लियर कि बिजनेस और ओनर दो अलग अलग लोग हैं। तो हम लोग अकाउंट्स में जो भी चीज डिस्कस करेंगे फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, आप क्या बेच रहे हो नहीं मतलब है, बिजनेस को क्या हो रहा है वो मतलब दिखते हैं। तो बिजनेस ने, सपोज आप बिजनेस में एक किसी पर्सन को सामान बेचे, आपका वो फ्रेंड था तो उसने पैसा नहीं दिया, वो बोला कि हम 2 दिन के बाद देंगे। तो आज के डेट में 7 सितंबर को, ये 7 सितंबर को ये पर्सन आपका फ्रेंड बिजनेस के लिए डेटर हो जाएगा। जिसको मैंने उधार पे सामान बेचा, उधार क्रेडिट को
क्रेडिट को हिंदी में बोलते हैं उधार पर। तो बिजनेस जिसको उधार पे सामान बेचेगा वो पर्सन हो जाएगा डेटर। इज दैट क्लियर? नाउ अब एक चीज, डेटर क्या होते हैं? डेटर, अगर आप डेटर को सामान बेचोगे तो आपको पैसा मिलेगा या आप पैसा पे करोगे उसको, ये बताओ। बिजनेस ने अगर डेटर को सामान बेचा है तो डेटर से उसको पैसा मिलेगा, कैश रिसीव्ड होगा, हाँ या ना? कैश रिसीव्ड होगा। तो डेटर को हम लोग बोल सकते हैं डेटर आर द एसेट ऑफ द बिजनेस। डेटर क्या है? बिजनेस का प्रॉपर्टी है ना? बिजनेस का एसेट है क्योंकि उससे मेरे को पैसा मिल रहा है। डेटर आर द एसेट ऑफ द बिजनेस क्योंकि उससे पैसा मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव क्रेडिटर। डेटर का अपोजिट होता है क्रेडिटर। तो आप लोग नाम से समझ गए होंगे, जब डेटर का मतलब वो होता है जिसको बिजनेस सामान बेचता है, तो क्रेडिटर कौन होगा? जिस पर्सन से बिजनेस सामान खरीदता है। पहले हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं, देन एक्सप्लेन करूंगी। राइट डाउन। क्रेडिटर आर दी पर्सन, creditor are the person from, creditor are the person from whom business purchase goods and services on credit. Creditor are the person from whom business purchase goods and service on credit. Person is an important word. Business purchase क्या खरीदता है? गुड्स एंड सर्विसेज। किस पर? उधार पर। दैट मीन्स अगर बिजनेस, एक बिजनेस है, ये पर्सन है, अगर बिजनेस पर्सन से परचेस कर रहा है, दैट मीन ये पर्सन बिजनेस को सामान बेचता है, तो मेरे को ये मैटर नहीं है कि ये सामान बेच रहा है कि खरीद रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हम इस पर्सन से परचेस कर रहे हैं। किस पर? ऑन क्रेडिट, उधार पर, ऑन क्रेडिट। तो मेरे को इस पर्सन, भले ही पर्सन सामान बेच रहा है, बट मैं इस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूं तो बिजनेस सामान खरीद रहा है। तो बिजनेस जिस पर्सन से सामान खरीदता है उस पर्सन को क्या बोलेंगे? क्रेडिटर। ये पर्सन हो जाएगा मेरा क्रेडिटर। एंड क्रेडिटर आर द लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। क्रेडिटर जो होते हैं बिजनेस के लिए वो लाइबिलिटी है, बिजनेस के लिए वो लाइबिलिटी है। अभी मैंने लाइबिलिटी का मतलब समझाया। लाइबिलिटी मीन्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटी मीन्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। इज दैट क्लियर? तो बिजनेस के लिए वो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब आज नहीं तो कल मेरे को इस पर्सन को पैसा पे करना पड़ेगा, मेरा फर्ज है कि मैं इसको पैसा पे करूंगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज गुड्स। मैंने पहले बताया बट अभी प्रॉपर लिख लो। गुड्स का मतलब होता है, अगर मैं हिंदी में बोलूं, गुड्स का मतलब होता है सामान। गुड्स का मतलब सामान। राइट डाउन। मतलब जिस चीज का आपका बिजनेस है, द प्रोडक्ट इन विच, द प्रोडक्ट इन विच बिजनेस डील, डील इन, deal in full stop, the item that are purchased, for the purpose of resale is known as goods.
मतलब जो चीज़ आप खरीदते हो बेचने के लिए, उसको बोलते हैं गुड्स। सपोज़ अगर मैं फर्नीचर का बिज़नेस कर रही हूँ, मेरा फर्नीचर का बिज़नेस है, तो मैं टेबल, चेयर, सोफ़ा सेट, ये सारा मेरा क्या हो जाएगा? मेरे लिए ये सारा आइटम क्या हो जाएगा? ये सारा आइटम मेरे लिए गुड्स हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर? जैसे आज मैं पढ़ाती हूँ, आज मैं ट्यूशन करवाती हूँ, तो ट्यूशन करवाने के लिए मेरे को क्या चाहिए? मेरे को कॉपी चाहिए, मेरे को बुक्स चाहिए, तो ये कॉपी, बुक्स ये सब मेरे लिए क्या हो जाएँगे? ये कॉपी, बुक्स मेरे लिए सामान हो जाएँगे, गुड्स हो जाएँगे। इज़ दैट क्लियर? बट अगर यही फर्नीचर का, अगर कोई पर्सन फर्नीचर का बिज़नेस कर रहा है और यही अगर ओनर एसी खरीदे, अगर यही ओनर एसी खरीदे, तब उसके लिए वो गुड्स नहीं होगा। तब एसी उसके लिए क्या हो जाएगा? एसी उसके लिए प्रॉपर्टी हो जाएगा, मतलब एसेट। अगर वो जिस चीज़ का बिज़नेस कर रहा है वही सब चीज़ खरीदेगा तो वो गुड्स होगा। अगर कोई और चीज़ खरीदेगा तो वो उसके लिए खुद का प्रॉपर्टी हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर? And the last one of today's class is GST. I hope you people will know the full form of GST. That means Goods and Service Tax. Goods and Service Tax. It's an indirect tax. अगर आप कोई भी सामान खरीदते हो या अब कोई भी सामान खरीदोगे या बेचोगे तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो राइट डाउन द डेफिनेशन। द टैक्स which is the tax which is levied। levied का मतलब होता है लगाना, मतलब सामान पे टैक्स लगाना, इम्पोज्ड होता है ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आप कोई सामान खरीदते हो तो आपको जीएसटी पे करना पड़ता है। अगर आप कोई भी रेस्टोरेंट में जाते हो, खाते हो वहाँ पर, मतलब आप उसका सर्विस ले रहे हो, तो उस पे जो आप जो टैक्स पे करते हो उसको भी जीएसटी बोला जाता है। अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हो वहाँ पे आपको 5% जीएसटी देना पड़ता है, तो दैट इज़ नोन एज सर्विस। बट अगर आप कोई सामान खरीदते हो, पेन, पेंसिल या कॉपी खरीदते हो, उस पे जो जीएसटी देते हो उसको बोलते हैं गुड्स। तो उसको सामान पे जो टैक्स पे करोगे दैट इज गुड्स। सर्विस पे मतलब रेस्टोरेंट पे खाना खाना, दैट इज नोन एज सर्विस। क्लियर? So this is it for today's class. Thank you for watching.